दोस्तों, कैसे तुर्की में लिबरल रिफॉर्म्स यानी रोशन ख्याली आम हुई, कैसे तुर्की में से इस्लाम को ख़त्म करके सेकुलरिज्म को स्ट्रॉन्ग किया गया, और ये यंग उस्मानी ग्रोह कौन है। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हदायत की इस लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री की इस एपिसोड नंबर 38 में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, जब सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हुआ तो उसके बाद लिबरल रिफॉर्म्स का ज़माना स्टार्ट हुआ। 19वीं सदी तक वाज़ेह हो चुका था कि अगर सल्तनत को ज़िंदा रहना है तो कुछ इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। 19वीं सदी में आने वाले कुछ सुल्तानों ने इंतज़ामी अमूर वज़ीर आज़म से वापस अपने हाथों में लेने और यूरोपीय लाइन्स पर सल्तनत में इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स पर काम किया। महमूद II, जिसका दौरे हुकूमत 1808 से 1839 तक है, पहला सुल्तान था जिसने रिफॉर्म्स करना शुरू की। इसने इंतज़ामी अमूर को यूरोपीय अंदाज में चलाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स के लिए काम किया। रवायती वजीर इसके खिलाफ आ गए। वो साजिशों और ब्यूरोक्रेसी के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। इनकी जगह खारजा, दाखिला, इंसाफ, तालीम और दिगर हुकूमती मामलात के लिए यूरोपीय लाइन्स पर महकमे बनाए गए। यीनी चीरी दस्ते ख़त्म कर दिए गए। दोस्तों, सुल्तान महमूद ने इसकी जगह फौजी मामलात का जदीद निज़ाम कायम किया जो बिल्कुल यूरोपीय निज़ाम जैसा था। तालीम को यूरोपीय मेयारात के बराबर किया गया और स्कूलों में तुर्की के साथ साथ फ्रांसीसी भी पढ़ाई जाने लगी। हत्ता के लिबास भी तब्दील कर दिए गए। सरकारी मुलाजिम सदियों से पगड़ी और अबा पहनते चले आए थे। इन्हें खत्म करके पतलून, फौजी जैकेट और बूट राइज किए गए। सरकारी मुलाजिमीन के साथ साथ आम शहरी भी पगड़ी की जगह तुर्की टोपी पहनने लगे। जब महमूद ने इस तरह की रिफॉर्म्स का आगाज किया तो मजहबी तबकों से मुखालफत सामने आई, जो मगरिब से दरामद इन सकाफती अलामत को बिद्दत समझती थी। ज्यादा ताकतवर मरकजी हुकूमत ने इन्हें गैर मुअस्सर कर दिया था। दोस्तों, दूसरी तरफ पुराने निज़ाम में दूर दराज सूबों के गवर्नर काफ़ी खुद मुख्तियार होते थे। मरकजी हुकूमत ने वहाँ भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे गवर्नरों के साथ ताल्लुकात में तनाव आ गया। दोस्तों, महमूद के बेटों अब्दुल हमीद अव्वल, जिसका दौरे हुकूमत 1839 से 1861 तक है, और अब्दुल अजीज, जिसका दौरे हुकूमत 1861 से 1876 तक है, इन्होंने भी रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी रखा। अब्दुल हमीद के दौर में भी तब्दीलियों का एक वसीह प्रोग्राम चलाया गया, जिसे तंजीमात का नाम दिया गया। उस्मानी हुकूमत और माइशत का शायद ही कोई पहलू तंजीमात में आने से बच गया हो। यूरोप की कौमी रियासतों को बावकार और काबिल तकलीद नमूना ख्याल किया जाने लगा। बाकी यूरोप से माहिरीन बुलाए जाने लगे जो जायजे लेकर बताते कि उस्मानिया हुकूमत और माइशत की बेहतरी के लिए इसके कौन कौन से पहलू में किस तरह की तब्दीली लाना ज़रूरी है। तालीमी निज़ाम को पूरी तरह बदल कर फ्रांसीसी तालीमी निज़ाम के मुताबिक कर दिया गया। मगरबी मिसालों की पैरवी करते हुए सदियों से तालीमी निज़ाम, जिसकी बुनियाद मज़हब पर थी, बदल दिया गया और इसकी गैर मजहबी साइंसी तालीम मुतारफ करवाई गई। इस्लामी तारीख के इब्तिदाई दौर में साइंसी और मजहबी तालीम को अलग अलग नहीं रखा जाता था। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म की तरक्की के लिए काम किया था, लेकिन जब फ्रांसीसी लादीनी यानी सेकुलरिज्म के रुझानात को रवाज दिया गया तो मजहबी तालीम को जर्नल तालीम से अलग कर दिया गया। फिर साइंसी तालीम को मजहबी तालीम पर फोकियत दी जाने लगी। नतीजा ये निकला कि उस्मानियों की नई नस्ल इंजीनियर, डॉक्टर्स बनने के लिए इन शोबों की पेशेवराना तालीम को मजहब पर तरजीह देने लगी। मुस्लिम ममालिक में आज तक यही रुझान चला रहा है और एक मियारी रवैया बन चुका है। उस्मानी रिफॉर्मर्स और इनके हामियों का ख्याल था कि सल्तनत को मजबूत और मौसर करने के लिए ये तंजीमी रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। पूरी 19वीं सदी इन रिफॉर्म्स में गुजर गई। ज़्यादा अहम बात ये थी, तंजीमात ने उस्मानिया सल्तनत का कानूनी तर्जकार बदल दिया। 16वीं सदी में सुलेमान और इसके मुफ्ती आज़म ने कानून मुतारफ करवाया था। इसकी जगह फ्रांसीसी निज़ाम की बुनियाद पर एक नया कानून लाया गया। इसमें हुकूमत और लोगों के दरमियान ताल्लुक की
बुनियाद फितरी हकूक पर थी। फितरी हकूक का तस्वुर रोशन ख्याली के दौर में सामने आने वाले नजरियात से मुतासिर था। अब उस्मानिया सल्तनत में कानून की बुनियाद शरीयत नहीं थी। माशरे के कदामत पसंद अनासिर ने उस्मानिया सल्तनत में नाफिज करती इस लादीनियत यानी सेकुलरिज्म की मुखालफत की। उस्मानिया सल्तनत अपने शुरू से ही खुद को फखरिया इस्लाम की नुमाइंदा और मुहाफिज कहती आई थी। उस्मान इसीलिए गाजी कहलाया था कि इसने बाज़ंतीनी ईसाइयों के खिलाफ हमलों की क़यादत खुद की थी। मोहम्मद दोम ने कुस्तुनतुनिया पर इस्लामी कब्जे की पेशनगोई पूरी की थी। सलीम अव्वल खिलाफत को इस्तांबुल लाया था। अब वही सल्तनत मगरिब से रोशन ख्याल और लादीनी तर्ज फिक्र के लिए इसी इस्लामी रवायात को पीछे छोड़ रही थी। दोस्तों, कतई नज़र इसके कि सल्तनतों ने इस्लामी निज़ाम पर कितना अमल किया, लेकिन माजी की हर सल्तनत ने अपने कानूनी ज़ाब्ते की बुनियाद शरीयत पर रखी और किसी हुकूमत ने लादीनी निज़ाम को बुनियाद बनाने का बाकायदा ऐलान नहीं किया था। सुल्तान और इसके मुशीरों का ख्याल था कि इस तरह की तब्दीली वक़्त का तकाजा बन चुकी थी। मसीह यूरोप के खदशात रफा करने के लिए ये तर्ज अमल ज़रूरी था। दोस्तों, रोशन ख्याली के साथ लादीनियत यानी सेकुलरिज्म आई और 19वीं सदी में कौम परस्ती यानी नेशनलिज्म की एक ताकतवर इल्मी तहरीक बन गई। यूरोप भर में एक नई नस्लों के लिए इत्तेहाद से बनने वाली सल्तनतों का तस्वुर गैर मकबूल होने लगा और एक नस्ल या जुबान की हामिल कौमी रियासत का तस्वुर इसकी जगह लेने लगा। उस्मानियों के लिए कौमियत का ये नया तस्वुर मसाइल पैदा कर रहा था, इसलिए कि इनकी सल्तनत में तुर्क, अरब, कुर्द, अरमानी, यहूदी, बोस्नाई और यूनानी समेत दीगर बहुत सी नस्ली और लसानी ग्रोह मौजूद थे। 1830 में जब मसीह यूरोप की मदद से यूनानी उस्मानियों से आज़ाद होने में कामयाब हुए तो कौमियत परस्ती का खतरा एक हकीकत बन गया। सल्तनत में शामिल दीगर नस्ली और लसानी ग्रोह भी आज़ादी मांग सकते थे और सल्तनत पूरी तरह बिखर सकती थी। कौमियत परस्ती का मुकाबला करने के लिए उस्मानिया सल्तनत के अंदर तख्शीस और शिनाख्त के नए तस्वुरात मुतारफ करवाना ज़रूरी था। कुछ ओहदेदारान ने, जिनमें से यूरोपी तालीम याफ्ता और कौमियत परस्ती से मुतासिर लोग काबिल ज़िक्र थे, कोशिश की कि सल्तनत को बाहम उस्मानियत के ताल्लुक में बांध दिया जाए। इस नए तस्वुर के तहत मजहबी और नस्ली ताल्लुक से कतई नज़र तमाम उस्मानी शहरी बराबर तस्वुर किए जाएंगे। तंजीमात दौर की रिफॉर्म्स शहरियों के इक्वल होने की जमानत पहले ही दे चुकी थी। अब तमाम नस्ली और मजहबी ग्रुप्स की हौसला अफजाई की जा रही थी कि वो किसी भी शनाख्त पर उस्मानी होने को तरजीह दे, लेकिन हकीकत यही है कि उस्मानिया सल्तनत सब लोगों को एक शनाख्त पर इकट्ठा करने में नाकाम रही। यूरोप को दी जाने वाली प्रिविलेजेस का मतलब था कि ईसाइयों को ज्यादातर तरक्की पर वाज़ेह इक्तिसादी बरतरी हासिल थी। अब मुसलमानों को किसी तरह की कानूनी या माशरती बरतरी भी हासिल नहीं रही थी। सारी सल्तनत में ईसाई और मुस्लिम आबादी के दरमियान तनाव पैदा हो गया, इसलिए मुसलमानों में ईसाइयों के मुकाबले में मुसलसल पीछे रह जाने का एहसास पैदा हो रहा था। वो समझते थे कि ईसाई ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। मुख्तसर ये कि उस्मानियों को एक कौम बनाने की कोशिश में मजहबी और नस्ली ग्रोह में चपकलिश और बढ़ गई। दोस्तों, तंजीमात का दौर 1876 तक जारी रहा। इस दौर की रिफॉर्म्स भी उस्मानिया सल्तनत के ज़वाल की रफ्तार कम न कर सकी। उस्मानी फाइनेंशियल हालत भी नहीं संभली थी। बल्कानी नस्ली ग्रोह की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। उस्मानियत और सूबों की तंजीम नौ भी कौमियत परस्ती के जज्बात ठंडे न कर सकी थी। जब स्वराजियत और कॉलोनीज के एक नए दौर का आगाज हुआ तो मगरबी हुकूमतों की कुव्वत और बढ़ने लगी। कुछ मगरबी तालीम याफ्ता ओहदेदारान, जिन्हें यंग ऑटोमन कहा जाता था, का ख्याल था कि तंजीमात इसलिए नाकाम हुई कि रिफॉर्म्स में आज़ाद ख्याली की कमी थी। इन्होंने ज़्यादा यूरोपी लादीनियत लाने और सुल्तान के इख्तियारात मजीद महदूद करने का सोचा। इस ताकतवर गिरोह ने 1876 में सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से उतारा और इसकी जगह इसके भतीजे मुराद द फिफ्थ को बैठा दिया। लेकिन नया सुल्तान अपने पहलों से भी ज्यादा नाअहल था। इक़्तिदार में आने के चंद माह बाद ही इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, चुनाचे इसे भी उतार दिया गया और इसकी जगह इसका भाई अब्दुल हमीद सानी को लाया गया। सुल्तानों को इस तरह लाने ले जाने का मकसद तंजीमात दौर की आज़ाद ख्याली रिफॉर्म्स को जारी रखना था। अब्दुल हमीद सानी का दौरे हुकूमत भी मंसूबे पर पूरा ना उतर सका, क्योंकि अब्दुल हमीद सानी एक ऐसा हुक्मरान था जिसका सल्तनत उस्मानिया सदियों से इंतजार कर रही।